ताक रही थी। मैं राजा विक्रम का सैनिक हूँ। बहुत दिन से महाराज को डाकुओं की सूचना मिल रही थी। इस बच्चे का चेहरा बता रहा है कि तू इसे अपहरण करके लाया है। सीधी तरह से इसको छोड़ दे, वरना तेरा हाल भी तेरे साथी के जैसा होगा। डाकू घबरा गया और अशोक को धक्का देकर बिजली की रफ्तार से भाग निकला। सैनिक घोड़े से उतरकर अशोक की ओर बढ़ा, लेकिन अशोक को देखकर चौंक गया। कौन हो तुम बच्चे? मेरा नाम अशोक है। मैं अपने गांव के मुखिया के साथ जंगल में आया था, तभी वो डाकू आ गया। हाँ, तुम्हारा चेहरा तो राजकुमार वीर से बहुत मिलता है। चलो, मैं तुम्हें राजमहल ले चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता के पास। डरो नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ डाकू छुपे हो सकते हैं। चलो। अशोक सैनिक की बात मान गया और दोनों घोड़े पर सवार होकर केशव नगर राज्य की ओर निकल पड़े। अशोक को दरबार में लाया गया। वहाँ राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। अशोक को देखते ही राजा की आंखें नम हो गईं। कौन है ये? महाराज, ये अशोक है। डाकू इसे ले जा रहे थे। समय रहते मैंने इसे बचा लिया, पर जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मुझे आपके पुत्र वीर की याद आई, मतलब राजकुमार की याद आई। देखिए, ये बिल्कुल राजकुमार वीर जैसा दिखता है, जिनकी कुछ दिनों पहले मृत्यु हो चुकी है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत छोटे हो, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरा पुत्र भी तुम्हारी तरह था, लेकिन वो अब नहीं रहा। मेरी पत्नी को इस बारे में बताया नहीं गया। वो अब भी यही समझती हैं कि उनका बेटा जीवित है। क्या तुम मेरे पुत्र की जगह ले सकते हो? अगर उसे सच पता चला तो वो मर जाएंगी। ऐसा है क्या? ठीक है, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मुझे अपने गांव जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हारा नाम अब अशोक नहीं, अब से तुम हो राजकुमार वीर। ये राज्य तुम्हारा है। मेरी पत्नी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके सगे पुत्र नहीं हो। कुछ समय बाद तुम यहाँ से चाहे तो जा सकते हो। राजा विक्रम अशोक की ओर बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। अशोक ने सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी और एक मासूम बच्चा एक राजकुमार में बदल गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम अशोक को लेकर अपनी पत्नी रुक्मणी के कक्ष में पहुंचा। रुक्मणी अपने पुत्र को देखकर जैसे वर्षों की प्रतीक्षा से मुक्त हो गई। मेरे पुत्र, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पिता कह रहे थे कि तुम्हें शिकार पर भेजा है सैनिकों के साथ, पर अब नहीं। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम शिकार पर भी नहीं जाओगे। रुक्मणी की आंखों में ममता की ऐसी चमक थी जिसे देखकर अशोक की आंखों में अनायास ही आंसू उमड़ पड़े। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। राजा विक्रम दूर खड़ा होकर ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। तभी वही सैनिक उसके पास आया। महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो इसी बात का डर था कि जब रानी को सच्चाई पता चलेगा तो क्या होगा, है ना? हाँ, ये आंसू डर के नहीं, भगवान की कृपा के हैं। ये खुशी के आंसू हैं सैनिक। उसने मेरी सहायता की है। उधर दूसरी ओर रामविलास अपने पुत्र के लापता हो जाने के गम में टूट चुका था। चारपाई से लग चुका था। आखिर कब तक आप उसे याद करते रहेंगे? आपकी और भी 2 संतान हैं, आदित्य और राधा। वो दोनों आपको इस हाल में देखकर बहुत दुखी होते हैं। क्या करूं राधा, चाहते हुए भी मेरी आंखों से अपने उस पुत्र की छवि हटती नहीं। क्या करूं? राधा ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही दिनों बाद रामविलास अपने पुत्र की याद में संसार को छोड़ गया। समय बीतता गया। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अशोक अब राजकुमार वीर के रूप में जाना जाने लगा था, एक परिपक्व और साहसी युवक। पिताजी, मुझे इन दिनों अपने गांव की बहुत याद आती है, और आपने कहा था कि अब से सब कुछ मेरा है। मैंने अपना वचन निभाया। आपकी पत्नी को यह कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैंने खुद उन्हें अपनी माँ मान लिया है। हमें पता है
और हम तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। अशोक, वास्तविकता में तो हमारी कोई संतान नहीं है और अब तुम ही हमारे पुत्र हो। मेरी पत्नी तो तुम्हें अपना सगा पुत्र मानती है, बस ये बात अलग है कि तुम हमें अपना मानो या ना मानो। राजपाट सब कुछ तुम्हारा है। राजा विक्रम कुछ पल रुके, फिर गंभीरता से अशोक की ओर देखा। इन 10 वर्षों में हम सब तुम्हारे प्रेम में ऐसे खो गए कि कभी तुम्हारी कहानी जानने की कोशिश ही नहीं की। अब बताओ अशोक, तुम्हारी असली कहानी क्या है? सैनिक ने हमें बस इतना बताया कि कोई डाकू तुम्हें उठाकर ले जा रहा था और वो सैनिक तुम्हें बचा कर ले आया। लेकिन अब हम पूरी बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बताओ। मेरी कहानी बहुत लंबी है पिताजी, क्या आप वाकई में सुनना चाहेंगे? हमारे पास वक्त ही वक्त है, और वैसे भी अब तो तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हो, तो अब हमारा सारा समय तो आपकी सेवा में हाजिर है महाराज। पिताजी, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन अपने पिता से पूछा, ये दूसरी माँ कौन है? पिताजी मुस्कुराए और बोले, ये तेरी दूसरी माँ है, यानी सौतेली माँ। उन्होंने बताया कि गांव के मुखिया जी के कहने पर उन्होंने दूसरा विवाह किया था, केवल मेरे लिए, ताकि मुझे माँ का प्यार मिले। माँ के साथ साथ मुझे रूप सुंदरी और आदित्य जैसे भाई बहन भी मिल गए। एक दिन जंगल घूमने का बड़ा मन हुआ और मुखिया जी के कहने पर मुझे जंगल भेज दिया गया। मुखिया जी खुद लेकर आए। फिर अशोक ने वो पूरी घटना सुनाई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सारी कहानी सुनने के बाद राजा विक्रम खामोश हो गया। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक नया प्रश्न था। हाँ अशोक, तुम्हारी कहानी सुनने में तो बड़ी साधारण लगती है, लेकिन जब तुम इसे एक राजा की नजर से देखोगे तो अपने ही जीवन को राज्य की दृष्टि से, तो तुम्हें इसमें कई रहस्य भी दिखेंगे। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं गहराई से बात कर रहा हूँ अशोक। एक राजा की तरह सोचो, पूरा राज्य तुम्हारा है, सारे गुप्तचर तुम्हारे हैं, तुम कोई साधारण युवक नहीं हो, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर राजा विक्रम वहाँ से चला गया। अशोक वहीं खड़ा रह गया, सोच में डूबते हुए गहरी नींद में समा गया। कुछ देर बाद जब उसने नींद से आंखें खोली तो उसके भीतर जैसे कुछ फूट पड़ा। मन में कोई पुरानी दब चुकी स्मृति जाग गई थी। हाँ, पिताजी ठीक कहते हैं। मेरी कहानी दूर से साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसा है जो अब तक मैं देख नहीं पाया। अगली सुबह अशोक ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री जगन्नाथ को बुलाया। मंत्री जी, मैं अपने सबसे चतुर गुप्तचर से मिलना चाहता हूँ, तुरंत बुलाओ उन्हें। जैसा आपका आदेश महाराज। कुछ ही देर में एक लंबा दुबला पतला आदमी नकाब में लिपटा हुआ अशोक के सामने खड़ा था। वही था गुपचुप, राज्य का सबसे कुशल गुप्तचर। गुपचुप, मुझे 2 दिन के भीतर हरियापुर गांव के जंगलों में छिपे डाकुओं का ठिकाना चाहिए, और ये काम केवल तुम कर सकते हो। महाराज, 2 दिन क्यों? मैं इसे 1 दिन में करके दिखाऊंगा। मेरा नाम गुपचुप है, चुपचाप जाकर चुपचाप सब ले आता हूँ। अगले दिन गुपचुप वादे से भी पहले आ गया। उसने डाकुओं के पूरे ठिकाने का नक्शा अशोक को थमा दिया। जाओ और जितने भी डाकू मिले उन्हें जिंदा पकड़कर महल ले आओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। उसने डाकुओं के पूरे ठिकाने का नक्शा अशोक को थमा दिया। कुछ ही घंटों में डाकुओं को पकड़कर महल लाया गया। अशोक अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ उन सबको गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े कांपते हुए डाकू पर गई। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। बाकी सब ले जाओ, केवल इस बूढ़े को यहाँ छोड़ दो। मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जाओ। अब हॉल में केवल अशोक और वो बूढ़ा डाकू बचे थे। माहौल एकदम शांत, भारी और गूंजदार था। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, आप इस राज्य के युवराज राजकुमार वीर हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं एक और भी, मतलब इंसान भी हूँ। मैं कुछ समझा नहीं युवराज। मैं वही बच्चा हूँ
जिसे 10 साल पहले तुम जंगल से उठाकर ले गए थे, याद आया? नहीं, ये कैसे संभव है? नहीं 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 नहीं। अगर अब भी तेरे मुंह से एक भी झूठ निकला ना, तो ये गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। सच सच बता, तुमने मेरे गांव से किसके भेद से बच्चों का अपहरण किया? जब तक कोई गांव का भेदी ना हो, कोई भी डाकू इस कार्य को नहीं कर सकता। बता। महाराज, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। करूंगा, क्योंकि तेरे पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सच बोल। डाकू अशोक के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, अशोक की आंखें फैल गईं, चेहरा अविश्वास से भर गया। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने कहा था कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा। देखिए, मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो किसी गुप्तचर को गांव भेज दीजिए। सच खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। अशोक का चेहरा सख्त था। उसके भीतर कोई भूचाल आ चुका था। ये सिर्फ अपहरण नहीं था, ये कोई बहुत गहरा खेल लग रहा था। उसकी आंखों में आग उतर आई। और मैं कैसे मान लूं कि जो तू कह रहा है सच है? वो सच का सबूत यही है कि रूप सुंदरी का विवाह उसी के पुत्र से होने वाला है, जिसने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। अशोक का मन जलने लगा। वो सीधे राजा विक्रम के पास पहुंचा। आप सही कह रहे थे पिताजी। जब मैंने एक राजा बनकर सोचना शुरू किया तो मुझे अपनी ही कहानी में रहस्य नजर आने लगे। जब तुमने मुझे अपनी कथा सुनाई थी बेटे, तभी मुझे कुछ शक हुआ था। ठीक है, अब जाओ और जाकर न्याय करो। जाओ। अशोक ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। वो सैनिकों को साथ लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा, जहां से बरसों पहले उसका अपहरण हुआ था। गांव में पहुंचा तो एक भव्य पंडाल सजा था। विवाह की तैयारियां जोरों पर थी। तभी उसकी नजर बूढ़े हो चुके मुखिया पर पड़ी। नमस्कार मुखिया जी, नमस्कार। अरे, आप तो केशव नगर के राजकुमार लगते हैं। आइए 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 आइए, स्वागत है। हाँ, हम राजकुमार हैं केशव नगर के, लेकिन हम और कुछ भी हैं। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अशोक हूँ, वही अशोक जिसे 10 वर्ष पहले डाकू उठा ले गए थे। कुछ याद आया? मुखिया के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो तुरंत दौड़ता हुआ रामविलास के घर पहुंचा। राधा, अरे राधा, 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 हमारे पास अशोक वापस आ गया है। चलो 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 चलो, देखो। राधा, आदित्य और रूप सुंदरी तीनों खुशी से बाहर दौड़े। मेरे बच्चे, मेरी आंखें तुझसे मिलने को तरस गई थी। काश तू पहले आ जाता तो तेरे पिता जीवित होते। हाँ, अब तुमसे क्या कहूं माँ। जी तो करता है कि एक राजा होकर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं, लेकिन तुम मेरी सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो हो, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अशोक? अशोक ने आव देखा न ताव एक जोरदार लात मुखिया के सिर पर मारी। सैनिकों ने मुखिया को धर दबोचा। बोल सच्चाई, तू ही था जिसने मेरा अपहरण करवाया। तूने ही बांसुरी बजाकर डाकुओं को बुलाया। तू बांसुरी नहीं बजाता तो कोई नहीं आता, लेकिन जब तूने उस दिन जंगल में बांसुरी बजाई तो तेरी बांसुरी की आवाज से ही वो दोनों डाकू आ धमके। और ये बात मुझे अब समझ में आई। वो बांसुरी उन डाकुओं को अपनी ओर बुलाने का एक संदेश था, और ये सब कुछ तेरी और मेरी सौतेली माँ की साजिश थी। तुम दोनों ने ही मेरे पिता से छल किया, उनका विवाह करवाया, फिर मुझे हटवाया ताकि वो सदमे में मर जाए। बोल। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला? तभी 2 सैनिक उसी बूढ़े डाकू को पकड़ कर लाए। देख इसे, जिसे सब लापता समझते थे। ये लापता नहीं हुआ था, बल्कि तेरे पिता जो कि एक डाकू थे, इसे साथ ले गए थे। गांव वालों, ये मुखिया और उसका पूरा वंश डाकू रहा है, और राधा मेरी सौतेली माँ इसकी साथी थी। मुखिया जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो अशोक, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
माफी तो हरगिज ना मिलेगी मुखिया। सैनिकों, इसे और इसके भाई को जेल में डाल दो और साथ ही साथ मुखिया के पुत्र को भी कारागार में डाल दो। अगर मैं समय पर नहीं आता तो रूप सुंदरी को पता भी नहीं लगता कि उसका विवाह एक डाकू के पुत्र से होने वाला है, क्योंकि स्वयं वो अपने पिता मुखिया से मिला हुआ है और इनका पूरा वंश ही डाकू का रहा है। कल सुबह इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ले चलो। तुरंत मुखिया और मुखिया का पुत्र, जिसका रूप सुंदरी के साथ विवाह होने वाला था, उसे पकड़ लिया। मुखिया का डाकू भाई पहले से ही गिरफ्त में था। सैनिक तीनों को घसीटते हुए वहाँ से ले गए। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, तुम्हारी सजा यही है कि तुम सारा जीवन अकेले रहो। मैं अब भी तुम्हें माँ मानता हूँ, सौतेली ही सही, हाँ, लेकिन माँ तो हो, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। भैया, इसमें हमारा क्या दोष? भैया विश्वास करो, ये सब कुछ हमें नहीं पता था कि हमारी माँ अंदर से ऐसी होंगी। तुम दोनों से मैं मिलने आता रहूंगा, निश्चिंत रहो। इतना कहकर अशोक वापस मुड़ गया, लेकिन उसके कदमों के साथ गांव में न्याय की आवाज गूंज रही थी।